कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। हज 2025 इसकी जो लास्ट डेट है वो कई बार एक्सटेंड हो चुकी है अब तक, और आज यानी 30 सितंबर को एक और आखिरी डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है। इससे पहले अगर हज 2025 के हवाले से बात करें, कई बार डेट एक्सटेंड क्यों हुई? डेट एक्सटेंड इस वजह से हुई कि जो एप्लीकेशंस, जितनी वैकेंसीज़ थी उतनी एप्लीकेशंस नहीं आई। पिछले साल की बात करें तो तकरीबन जो हज ऑफिसर से हमने बात की, 8000 वैकेंसीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर को मिली थी, यानी 8000 लोग जो हैं जम्मू कश्मीर से हज करने के लिए जा सकते थे, और 7008 यानी 7000 लोग से ज़ायद, कुछ लोग ज़ायद जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हज के लिए चले गए। लेकिन इस बार क्या मामला पेश आया? इस बार अभी तक महज 4100 लोगों ने जो है हज के लिए अप्लाई किया है, यानी 50% का डिक्लाइन जो है देखने को मिला है। अब इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो वजूहात क्या हैं, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जो लोगों को पेश आते हैं। कुछ कहते हैं कि लोगों के पास जो है जम्मू कश्मीर में पैसा नहीं है। अब ये किस हद तक सही है कि कारोबार करने के लिए तो पैसा है लेकिन हज पे जाने के लिए पैसा नहीं? तो इसी हवाले से हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं एडिटर कश्मीर लाइफ मसूद हुसैन साहब, जो हमें ये आइडिया देंगे कि जम्मू कश्मीर में ऐसे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एप्लीकेशंस सबमिट नहीं कर रहे, और जो लोग हैं जिनमें ये डिक्लाइन देखने को मिला है। बहुत इस्तकबाल सर आपका, और बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस बार तकरीबन 50% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है इस चीज़ में, तो क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि ये डिक्लाइन हमें देखना पड़ रहा है? देखिए, अगर आप इस्लाम देख लें तो इस्लाम में ये कहा गया है, दीन में ये कहा गया है कि हज हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है जी। हज सिर्फ उन्हीं लोगों पर फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखते हों, जिनके पास पैसा हो। तो अगर सिंपल टर्म्स ले लें तो अगर 8000 के बजाय 4000 लोग ही हज पे जाना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास उतना सारा पैसा नहीं है कि वो हज की सआदत से नसीब हो पाए। हालांकि ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन ख्वाहिश तो बहरहाल ख्वाहिश होती है। एक तो प्लेन मसला तो ये है, तो मेरे हिसाब से ये बड़ा डोमिनेंट मामला है। तो इसके अलावा भी और सारे मामले हो सकते हैं। कुछ लोग मतलब एक तबका ऐसा भी है कि वो कहते हैं कि चलो हज का जो सफ़र है फ़र्ज़ है, मखसूस अयाम है, लेकिन मकसद है तवाफ़ का, मकसद है ज़ियारत का, रोज़े की ज़ियारत का, तो इबादत का। बहरहाल तो कुछ लोग ऐसा भी एक रास्ता निकाल लेते हैं कि चलो उम्रा ही कर पाएँ। तो इसमें एक बड़ा चीज़ है जो काफ़ी टाइम से बड़ा फंडामेंटल रहा है, वो है कि हज, चूँकि जो इन्फ्लेशन है, अगर पैसे की जो कीमत है, कदर कीमत है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, ग्लोबल करेंसी, तो उसमें कुछ काफ़ी टाइम से कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं वो, और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन का मसला भी है, अफरातज़र का मामला। तो इस वजह से हज के कास्ट्स बड़े मतलब अप्रिशिएट होते जा रहे हैं। तो आजकल मेरे हिसाब से हज तो 5-6 लाख के ऊपर से जाए, मतलब मिनिमम कास्ट करता है। और अगर आप उसी पैसे को उम्रे में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप 5 लाख में कम से कम 5 नहीं तो 4 सही, 4 नहीं तो 3 सही, तो ऐसा मुमकिन है। और कश्मीर में काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड भी चला है कि जो लोग यहाँ, कश्मीरियों की आदत है, ये बड़े हॉस्पिटेबल हैं, टूरिज़म लिंक्ड हैं, लेकिन ये खुद सफ़र बहुत कम करते हैं। तो मतलब इनका तजुर्बा, या तो ये हमेशा काम से जाते हैं, ये काम के बगैर शौक़ से बहुत कम जाते हैं। कभी कभी गुलमर्ग, पहलगाम तो खैर घर की बात है, लेकिन बहुत कई बरस से उम्रा में लोग थोड़ा लेजर, थोड़ा आउटिंग और थोड़ा दीन, इन सब को मिक्स करके चले जाते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लें, ओवरऑल काफ़ी टाइम से कश्मीर की माशी जो सूरत हाल है उसमें एक बतदरीज डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये डिक्लाइन आज की मतलब आज शुरू नहीं हुई, काफ़ी वक्त से चल रहा है। अगर देख लें तो 2014 में जो डिवास्टेटिंग सैलाब आ गया, वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई।
तो उसके बाद फ़ौरन 2016 में वो एक साल तो पूरा अनरेस्ट में चला गया जी। तो उसके बाद 2019 की सूरत हाल आपके सामने आ गई। उसके बाद कोविड आ गया। तो ये अगर आप माइलस्टोन्स देख लेंगे तो इनमें से एक भी माइलस्टोन थोड़ी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो और साथ साथ ये भी ये मामला रहा कि अगर आप जो इकानमी एक मतलब अगर आप उस कर्व को पूरा देख लेंगे तो आपको पिछले 10 साल में 4 या 5 कर्व्स डाउन नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगी। और शायद एक मतलब वो जो वेरी रिसेंट फिनोमिनन है कि मतलब टूरिज्म में थोड़ा सा बेहतर इंक्रीज हुआ। बहुत अच्छा टूरिज्म इस साल भी था, पिछले साल भी था। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो दीगर माश हैं जहाँ से आपको काफ़ी आमदनी होती है उनमें बड़ा डाउन करने लगा। मतलब हम तो एग्रेरियन इकानमी है तो हमारा सबसे बड़ा मोअर शेकर जो पेरिफेरल इकानमी का वो एप्पल है। और एप्पल पिछले 2 साल से किसी न किसी वजह से मुतासिर होता रहा है। और इस साल का जो क्रॉप है इसमें भी जालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया, एक पूरा बेल्ट उड़ गया। तो अंदेशा है कि इस साल भी ये मुतासिर रहेगा। इसके अलावा एक और जो मामला है बड़ा फंडामेंटल नेचर का, वो ये कि आपके यहाँ एक बड़ी आमदनी रहती है पब्लिक फाइनेंस से आती है। मतलब जो सरकार खर्चा करती है, सरकार कई तरह के खर्चे करती है। एक खर्चा है कि उसके बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, एक खर्चा ये होता है कि वो बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट जब होता है किसी प्रोजेक्ट में तो उससे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उनमें भी काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम रहा। फॉर इंस्टेंस आपके मुलाजिम 5-5.5 लाख हुआ करते थे, वो मेरे हिसाब से इस वक्त 4 लाख से कम ही है जी। तो इस तरह से आपके जम्मू कश्मीर में एक साल में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग रिटायर होते हैं। और जो रिटायर होते थे उनकी भर्ती सीधी साथ साथ हो जाती थी, तो एक कंटिन्यूटी रहती थी। वो कंटिन्यूटी किसी वजह से ब्रेक हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ये सारा जो बास्केट मैंने आपको बता दिया कि मामले जो हैं ये मामले इम्पैक्ट करते हैं आपकी सेविंग्स को। जैसा आपने कहा कि हज हर एक शख्स पे तो फ़र्ज़ नहीं है, ये जिससे भी इस्लाम के बारे में नॉलेज है उसे मालूम है कि हज कुछ चीज़ें उसमें कुछ कंडीशंस है, प्री कंडीशंस है, उसके बाद आप पे फ़र्ज़ होता है। लेकिन एक नोशन है जब हम कश्मीर की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम पेरिफेरीज़ की बात करते हैं, जब गांव देहात की बात करते हैं, तो जहन में आता है कि इन लोगों के पास बाग हैं, इनके पास ज़मीनें हैं, तो ये खेती करते हैं, तो इनके पास पैसा भी होगा, क्योंकि वो बाकी कई सारी चीज़ों में हमें दिखता है, रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़ें। क्या सच में कश्मीर इस वक्त इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि जहाँ पहले पिछले साल की बात करें तो 7,000 लोग जा रहे हैं और महज एक साल में 50% डिक्लाइन हो रहा है? क्या इतना इम्पैक्ट हुआ है कश्मीर? देखिए, ये एक बड़ा एक लंबी कहानी है कि आप इसको कैसे साबित करेंगे कि वाकई डिक्लाइन है। तो एक छोटा सा तरीका है, आप सीधे पिछले 5 साल के बैंक खाते देख लीजिएगा लोगों के, तो उनकी सेविंग्स में आपको कमी नज़र आ जाएगी, इजाफा नज़र नहीं आएगा। रही बात खेती बाड़ी और बाकी चीज़ों के, मतलब पैसे जो फ्लो पैसे का है वो बहुत कम हो गया है, मतलब उसमें काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो गया है। अगर ये सिर्फ हज का ही मामला नहीं है जो इम्पैक्ट कर रहा है, आप रियल एस्टेट देख लीजिएगा। मतलब आप कहेंगे कि मकान बन रहे हैं लेकिन जो पेस मकान बनने की है वो बहुत कम है। बहुत कम है। और रियल एस्टेट इस वक्त मतलब मान लीजिएगा इस वक्त लॉस में चल रहा है। और ये जहाँ तक रियल एस्टेट का मामला है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे मुल्क में रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसमें इन्वेस्ट कर रही थी उनमें प्रॉब्लम हो रही है। तो एक इशू है जो मतलब ये लेजर वाले मामले होते हैं। हालांकि श्रीनगर में वो मसला नहीं है, हज को छोड़ के
बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वक्त प्रायोरिटी डिफरेंट है। प्रायोरिटी इस वक्त शादियों की है, बच्चे बालिग हो गए हैं, एजुकेशन है, तो हज इन प्रायोरिटीज़ में सबसे आखिर में आता है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जो बाकी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो किसी तरह से मुकम्मल हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, लेकिन एक क्लास के पास पैसे हैं, और वो क्लास भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। अब आप ट्रेड देख लीजिएगा, ट्रेड में एक मतलब जब आपकी आमदनी कम हो जाती है तो आपका परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ से आपका ऑनलाइन सिस्टम इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, और हम जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से, हम तो ज़बरदस्त मोबाइल यूज़र हैं, लेकिन हम यूज़र हैं, हम जो ऑनलाइन IT अपने साथ जो इनकलाब ले आया, उस इनकलाब में हम कहीं दिखते भी नहीं हैं। आप समझ गए मेरी बात। तो जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कोई ऑनलाइन स्टोर है, जो भी होंगे बहुत मुख्तसर से होंगे और बहुत छोटी छोटी जगहों पे काम कर रहे होंगे। मतलब अभी तक हम प्रॉपरली IT को उस हिसाब से देख नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से इसमें तब्दीली हो गई है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ काफ़ी टाइम से श्रीनगर में कैब्स का नया सिस्टम आ गया, ठीक है। हाँ। मतलब आपके पास कम से कम 1, 2 या 3, मुझे लगता है चौथा एक प्लेयर भी आ रहा है। अब वो एग्रीगेटर है, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उसने एक एप्लीकेशन बना ली 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो उसके पास 400-500 टैक्सीज काम कर रहे हैं। तो ये पैसा जो है, इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। मतलब आइडियली ये होना चाहिए था कि ये मेरे पास कंसोलिडेट रहे, आपके पास रहे, लेकिन अब आपको अपना काम चलाने के लिए 4 और लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें से डिस्पर्सल हो रहा है, और इसके साथ साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत मैसिव है, बहुत ह्यूज है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं इस तरफ की कश्मीर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ढीली पड़ी है। इसकी वजह कुछ मौसमी भी हो सकती हैं, कुछ सियासी भी हो सकती हैं, कुछ गवर्नेंस के हिसाब से भी देखी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसा बास्केट बन गया है, एक सिंड्रोम बन गया है बड़ा सा, तो एक बड़ा मसला बन गया है। ये हिट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें हज इंस्टेंट और विजिबल टारगेट लग रहा है। बिल्कुल। मैं लास्ट में आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, क्या कहीं ना कहीं वो हज को या जो ये पिलग्रिमेज है उसको कुछ इम्पैक्ट कर रही है? मुझे नहीं लगता। बेसिकली अगर आप कहेंगे, बहुत सारे अगर आप देखेंगे कश्मीर की सोसाइटी में एक अजीब सा एक सिचुएशन है कि यहाँ हर बुज़ुर्ग हाजी कहेगा कि काश मैं वही वफात पा जाऊँ, ठीक है। हालांकि वो बाद में वहाँ मौत तो बहरहाल मौत है, तो वो नहीं चाहते फाइनली, लेकिन एक कल्चर है। मुझे नहीं लगता कि मरने की वजह से या मारामारी की वजह से इस पे कोई असर पड़ता है। जब इराक जल रहा था, रीजन तो पूरा अब भी जल रहा है, लेकिन इराक जब जल रहा है तब भी यहाँ से लोग जाते थे, वो जो हमारी शिया बरादरी के लोग इराक ईरान जाते हैं, कुछ मजहबी रसूम के हवाले से है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये जो ग्लोबल सिचुएशन, मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, उसकी वजह से इस पर असर पड़ा होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो जिसका तज़किरा मैं करना भूल गया, वो ये कि जब हुकूमत हिंद ने सब्सिडी को ख़त्म करने का ऐलान किया, तब उम्मीद ये थी कि ये कॉमर्शियल लाइन्स पर चला जाएगा। मतलब हज के कास्ट्स इसलिए ज़्यादा थे कि आपको जहाज़ यहाँ से ले जाना था हाजियों से भर के, और उसी जहाज़ को वहाँ से खाली आप वापस आया करता था वो। तो उसके बाद जब हज मुकम्मल हो जाता था तो वहाँ से वो भर के आता था और यहाँ से खाली जाता था। तो हाजियों को आने और जाने के लिए 2 के बजाय 4 जहाज़ों की कास्ट देनी पड़ती थी। लेकिन बाद में इसमें एक सोच ये थी कि अगर इसको कमर्शियल बुनियादों पे इसको देखा जाए, प्लेन कमर्शियल, तो शायद इन हाजियों का जो 4 फेरे उनके खाते में जाते हैं उनको 2 फेरों में तब्दील किया जा सकता है अगर ओपन टेंडरिंग की जाए, इंटरनेशनल जो कैरियर्स हैं उनको दावत दी जाए तो। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इसलिए हज का जो कास्ट है वो बतदरीज
बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। दूसरी बात है जो इन्फ्लेशन की वजह से आपके कॉस्ट्स मक्का शरीफ और मदीना मनवरा में बढ़े हुए हैं, वो हर साल बढ़ते रहते हैं जी। तो उनमें आप कुछ कंप्रोमाइज़ कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कास्ट्स हज के बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया ये एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा हमने सुना कि इन्होंने बताया कि क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब हम कश्मीर सुनते हैं, इकोनॉमी सुनते हैं, तो ये जहन में आता है कि क्या फैक्टर्स हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो एग्रीकल्चर में काफ़ी बेहतर करती है, हॉर्टिकल्चर में काफ़ी बेहतर करती है, तो वो ऐसी चीज़ पे क्यों स्पेंड नहीं कर पाती है। जैसा मसूद साहब ने बताया कि ये सिर्फ हज का मसला नहीं है, कई और मसले मसाइल भी इसमें शामिल हैं। जैसे रियल एस्टेट आज के टाइम पे काफ़ी नीचे जा रहा है, लोगों में ताकत नहीं है कि वो कहीं मकान ख़रीदें या ज़मीन ख़रीदें। कुछ वक्त पहले हमने आपसे सोने के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया, तो जो सोने का भाव है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो कई सारे मसले मसाइल इस हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने सब्सिडी की बात की। जब हमने आखिरी बार आपसे बात की थी लाइव वीडियो के ज़रिए, तो हमने हज ऑफिसर से बात की थी। सब्सिडी के हवाले से ये कहा गया था इस वक्त के एक शख्स महज एक बार सरकारी कोटे पे हज कर सकता है, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार इसे थोड़ी हाइप मिली थी। यानी अगर मैं एक बार हज करने जाता हूँ सरकारी कोटे पे, मैं दोबारा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस भी है। अब वो कंडीशन क्या है, यानी अगली बार अगर मुझे सरकारी कोटे पे जाना है तो मैं तब जा सकता हूँ या अगर मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। यानी अगर मेरे वालिदैन जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊँ तो मैं सरकारी कोटे पे जा सकता हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बच्चे के साथ जा रहा है, तो वो जो उनको साथ जाते हैं, कंपेनियन बन के जाते हैं, तो वो 2 बार 3 बार भी सरकारी कोटे पे जा सकते हैं। इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अकेले आप 1 बार जा सकते हैं, किसी के साथ आप 2 बार भी 3 बार भी जाया जा सकता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ वक्त से जो है विदाउट महरम भी औरतें यहाँ से जाती है, ख़वातीन यहाँ से जाती है। अब उसमें भी कंडीशन है, यानी कोई भी उठ के जा नहीं सकता। उसके लिए ये कंडीशन है कि आपका कोई महरम होना नहीं चाहिए। यानी कोई आपका जो वालिद साहब हैं वो अगर ना हो अवेलेबल, आपके भाई हों, आपका शौहर हो, आपके बेटे हों, इनमें से अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप विदाउट महरम जा सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन ये है कि आप 45 या 45 से अबव होने चाहिए उम्र में। यानी 18, 20, 25 साल की लड़की जो है वो विदाउट महरम नहीं जा सकती। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी। आज आखिरी डेट है, और अगर पासपोर्ट के हवाले से बात करें तो हज 2025 में वो लोग जा सकते हैं जिनका पासपोर्ट जो है 30 तारीख तक, यानी आज तक बन गया हो, आज आखिरी डेट है, आज से पहले पहले या आज तक बना हो, और उसकी वैलिडिटी जो है वो जनवरी 15, 2026 तक हो। यानी इतनी वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, तब जाके आप 2025 का जो हज है वो करने जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख ली। एक डिटेल चीज़ है कि क्यों इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, और उसके साथ साथ हाजी लोग जो जा रहे हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आयमन फयाज के साथ शादाब किलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।